लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इंटीरियर्स चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने आपको हर चीज़ समझा दिया था उसमें। और लास्ट क्लास तक मैंने समझाया था कि एनी नंबर जो ए है उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि अ फ्रूट वेंडर परचेज्ड 125 ऑरेंजेस फॉर ₹165। एक ऑरेंज का प्राइस बताना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मेथड सीख लो। मेन यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे वो मेथड इंपॉर्टेंट था, तो वो सीख लो ताकि आए क्वेश्चंस में आपको दिक्कत ना हो। तो पहला है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि एक का हम लोग प्राइस निकाल देते हैं और जितने का प्राइस निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। बट यहाँ तो एक ही का प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो देखो कि यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 125 ऑरेंजेस, तो कितना हो गया ₹165। तो अब क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, तो ये कितना होगा सोचो। जिसको आता है वो तो बता देंगे कि 125 को इधर ले आओ। ठीक है, 125 ऑरेंज का दाम है ₹165, तो एक ऑरेंज का दाम हो जाएगा 165/125। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। तो 165/125 इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आंसर है आपका ₹1.32। ₹1.32। ठीक, तो ये तो वैसे क्वेश्चन यहीं पे रुक गया, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसा रहता कि ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस, ठीक, तो यहाँ से आप 1 ऑरेंज का प्राइस फाइंड कर लियो। तो अब क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹1.32 इंटू 5 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका यूनिटरी मेथड। जो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चे, उनके लिए ये हो गया। बट एक है कि एक्स मान के कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कि एक्स वाला मेथड होता है। मतलब कि एक ऑरेंज का दाम हम लोग मान लेते हैं कि ₹100 होगा। एक्स का मतलब कुछ भी, मतलब ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल तो आप लोगों को अभी तक नहीं पता होगा, बट कोई नहीं, इसको हम लोग चलो ऐसे समझो कि मैं बोलता हूँ कि 125 ऑरेंज का दाम है ₹165। ठीक, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। तो एक ऑरेंज का दाम बताना है या फिर 5 ऑरेंज का दाम बताना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि एक ऑरेंज का दाम हम लोग मान लेते हैं कि ₹8 हुआ। ठीक है, ₹8। ठीक, ये है आपका 1 ऑरेंज का प्राइस। हम लोग मान सकते हैं ना कि भाई ऐसा है कि हम लोग को एक ऑरेंज का दाम नहीं पता है कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका दाम ₹8 हुआ। मतलब R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी हम लोग को पता नहीं है, वही तो फाइंड करेंगे हम लोग। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि वेरिएबल को x मानते हैं। इसे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे x मान लिया है, यहाँ पे रुपीज़ है तो मैंने R मान के बता दिया है। बट वही है, x मानो R मानो, बात वही होता है। तो डेटा के हिसाब से क्या है कि 125 ऑरेंज का दाम है ₹165। तो एक ऑरेंज का दाम जितना होगा, तो एक ऑरेंज का दाम क्या है ₹8। ठीक, R को 125 से गुना करेंगे तो क्या 125 ऑरेंज का दाम निकल गया। तो हाँ, निकल गया। तो यही तो आपका 165 है ना। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिख दो और वहाँ से आपका डायरेक्ट वही आ जाएगा कि R का वैल्यू 165/125। ठीक, यहाँ से आपका वही आएगा ₹1.32। ठीक, तो दोनों मेथड एक ही हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है कि यहाँ पे आप लोग लिखे हो कि 125 ऑरेंज का दाम 165 है, तो 1 ऑरेंज का दाम हो गया 165/125। तो वही क्या हुआ है यहाँ पे हम लोग 1 ऑरेंज को क्या किए हैं, R मान लिए हैं। तो यहाँ से R का वैल्यू आपका आ गया है ₹1.32। ठीक, तो ये मेथड भी काम आता है। मतलब दोनों मेथड आपको आना चाहिए, जहाँ पे जो यूज़ है जो मन हो लगा दो। दोनों मेथड कंफर्टेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लगा दो। बट आगे चल के आपको ये वाला मेथड अच्छे से कमांड हो जाएगा, तो बढ़िया है। इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा एक झलक दिखा दिया है कि जिनको अगर समझ में आया उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा, 5 इंटू R। एक ऑरेंज का दाम है ₹8, तो 5 ऑरेंज का दाम 5 इंटू R। तो R का वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 1.32, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो ये क्वेश्चन के मेथड माध्यम से मैंने
ये बता दिया कि यूनिटरी मेथड और एक्स मान के कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे आर के बदले एक्स लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह यहाँ पे आर के बदले एक्स आएगा, यहाँ आर के बदले एक्स आएगा, यहाँ आर के बदले एक्स आएगा, यहाँ पे आर के बदले एक्स का वैल्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब वही है। तो यहाँ पे मैंने मेनली मेरा फोकस क्या था कि आपको दोनों मेथड में रिवाइज करा दूँ कि यूनिटरी मेथड क्या होता है एक्स और एक्स मेथड क्या होता है। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रैशनल नंबर। क्या होगा? रैशनल नंबर, ठीक। तो इसमें क्या है कि रैशनल नंबर क्या होता है। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब पढ़े ना। तो हम लोगों के पास बहुत ऐसा नंबर आता है जो इन नंबर्स के अंडर में नहीं आता है, या फिर अगर इन नंबर के अंडर में हम उसको कैटेगराइज करना चाहें तो वो नहीं होता है, तो उस नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। अब बहुत ऐसा नंबर होता है जो रैशनल नंबर के अंडर में भी नहीं आता है, तो उसको हम लोग और भी कुछ नाम देते हैं, जैसे अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, उसका नाम होगा इर्रेशनल नंबर, ठीक। तो वो आ जाएगा। फिर बहुत ऐसे और नंबर होते हैं जो इन दोनों की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग बाद में चल के 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटा हटाओ नहीं मत समझो। तो वही बता रहा था कि बहुत ऐसा हम लोगों का अब नंबर ऐसे आएंगे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इन सब एक कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो हम लोग रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, इरेशनल पढ़ते हैं, इरेशनल पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपके 10th तक के सिलेबस में है, तो एक झलक देख लो कि क्या है। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p कामा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू छोड़ो, आर इंटीजर्स, बिलोंग्स टू क्या है उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, बट यहाँ पे आप समझ लो p कामा क्यू आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब बताओ q नॉट इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड होता है, वो अनडिफाइंड होता है। तो इस कारण से q को 0 नहीं रखना पड़ा यहाँ पे, कि q को 0 नहीं रख सकते। और p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का क्या मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो 0 कौन होगा? p होगा ना, q नहीं हो सकता। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि 0 कौन सा नहीं होगा, q आपका 0 नहीं हो सकता। तो 0 से क्या हो सकता है? p हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी और अच्छे से देखते हैं, बट ये है कि इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो, अ नंबर that can be represented in the form of p upon q where p, q are integers and q not equal to 0। वही जो मैंने वहाँ पे शॉर्ट में लिखा था उसको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन वाइज लिख दिया है कि क्या है। ये आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि एक नंबर ऐसा जो कि जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p, q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स ध्यान दो, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो एग्जाम्पल ऐसा क्या हो सकता है, बताओ। p अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर हो उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकें, ऐसा नंबर हम लोग को चाहिए। तो ऐसा नंबर जैसे देखो 2/3, -2/3, 2/-3, -5/4, ठीक। ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे और q भी 0 नहीं है, q क्या है? डिनोमिनेटर। तो आप लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में ऐसा समझो कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा समझ लो आप। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो सकते हैं। तो अब देखो कि ये सब तुम्हारे ये हो गए इंटीजर्स हो गए, सॉरी ये सब तो हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। तो उसके बाद देखते हैं कि अच्छा एक क्वेश्चन बताओ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0, सेकंड क्वेश्चन है 2, थर्ड क्वेश्चन है -21। तो क्या ये तीनों रैशनल नंबर हैं या नहीं है, ये बताओ। तो वीडियो पास करो और खुद से सोचो। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो फर्स्ट जो है जो 0, ये क्या है? रैशनल नंबर है? नहीं है ना, नहीं, रैशनल नंबर है ये आपका रैशनल नंबर है। क्यों है कि 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/1 लिख सकते हैं ना। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे q भी 0 नहीं है, और
p ज़ीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 2 क्या है, रैशनल नंबर है या नहीं, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? ये भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/1। ठीक, एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसको हम लोग उतना अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर रह जाता है। तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2/1। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये भी p/q के फॉर्म में आ गया और q ज़ीरो नहीं है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। -21 सिमिलरली आपका ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि -21 को क्या लिख सकते हैं, -21/1। ठीक है, यहाँ पे भी q ज़ीरो नहीं है और p/q इंटीजर्स तो हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका रैशनल नंबर डेफिनेशन वाइज समाप्त होता है। और हाँ, एक और बात कि रिप्रेजेंट कैसे से कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे से करते हैं रैशनल नंबर को, जैसे कि नेचुरल नंबर हम लोग n से करते हैं और होल नंबर को w से, इंटीजर्स को i से। तो रैशनल नंबर कैसे से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, q से। ठीक है, रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका कुछ नहीं था, छोड़ो, q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये हो गया कि रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कहीं पे दे दिया कि -25/22, क्या ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या RATION रैशनल नंबर इतना लिखने जाएंगे, नहीं यार, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो q। अब आपके बोर्ड में या फिर क्लास के टीचर क्या बताते हैं उस हिसाब से आप लोग लिखना। फिर मेरे लेक्चर्स को जब पढ़ो तो आप लोग, मैं अगर q लिख दूँ कहीं पे तो समझ लेना कि वो रैशनल नंबर है। ठीक, अब यहाँ से एक पॉइंट देखो कि ये सब क्या थे हमारे, 0, 2, -21, ये सब क्या थे हमारे इंटीजर्स थे ना, ये तीनों मिला इंटीजर्स है ना, ये 0 है, ये 2 है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक, कैसे, कोई भी इंटीजर लो, कोई भी तुम्हारे मन में जो है, 555, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 555/1। ठीक, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक नोट है यहाँ से कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। दूसरा नोट है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। फ्रैक्शंस हम लोग देखे थे जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लोग दिख रहे थे, वहाँ भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना था क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, तो वो भी हमारा फ्रैक्शंस ही हो, फ्रैक्शंस भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर के अंडर में आ जाएगा। और एक कैटेगरी क्या है कि कुछ डेसिमल नंबर होता है ना, डेसिमल नंबर याद करो, मैंने कितने अच्छे से समझाया था कि रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। इस पर मैंने बहुत डिस्कस किया था, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके एक बार ज़रूर देखें उस लेक्चर को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे उतने डेप्थ में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और वहीं पर बता दिया था कि रैशनल नंबर जब पढ़ाऊँगा तो उड़ा दूँगा। तो समझो कि वो डेसिमल नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं, वो रैशनल नंबर कैटेगरी में आता है। जैसे डेसिमल्स that can be written in the form of p/q are rational numbers। ठीक है, वो डेसिमल नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं। तो अब सोचो, डेसिमल नंबर क्या सारे डेसिमल को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? सोचो, एग्जांपल्स ले लो और खुद से सोचो, या फिर मैं जो नोट्स आपने बनाए थे डेसिमल नंबर्स में, होप आप लोग नोट्स बना ही रहे होगे, क्योंकि बाद में फिर रिवाइज़ करने का फिर कहाँ से रिवाइज़ करोगे? सोचो, तो नोट्स तो बना ही रहे होगे आप लोग, क्योंकि बाद में फिर कहाँ से रिवाइज़ करोगे। जैसे मैंने अभी बोला डेसिमल नंबर से जाओ, वहाँ से हिंट लो कि जितने डेसिमल मैंने कराए थे क्या उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कैसा कैसा डेसिमल नंबर है ये, इसको कैसे लिखें। जैसे देखो, अगर लिखा हुआ है 0.2 तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 2/10। तो इसको कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या ये देखो एग्जाम्पल है, तो ये 0.2 को हम लोग 1/5 लिख दिए। तो क्या हुआ, यहाँ से इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं और q तो 0 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 0.2 क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, 1/5 आ गया। 0.2 का मतलब है 1/5,
तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए ना, इसीलिए हम लोग ये रैशनल नंबर है। उसके बाद देखो 0.82 कुछ भी नंबर, जैसे देखो 0.82, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.82 क्या लिखेंगे, पॉइंट हटेगा तो बाई में 100 आएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये जितना पॉइंट होता है तो पॉइंट हटने के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो नीचे में आ जाता है। तो 82/100, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 41/50। तो अब बताओ ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू ज़ीरो भी नहीं है, तो क्या ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया? तो हाँ, रैशनल नंबर हो गया। तो बताओ 0.2, 0.82, 0.59992 ये कौन से डेसिमल की कैटेगरी में आता है? मैंने जहाँ पे एग्जांपल्स कराया था वहाँ सोचो, ये किसके अंडर में आते हैं? आपके टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर में आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर में क्यों आते हैं? क्योंकि टर्मिनेट कर गया। इसका क्या मतलब है कि वो जाके कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, उसका आगे की तरफ बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तो क्या है कि ये भी आपका टर्मिनेट कर गया, ये भी आपका टर्मिनेट कर गया जाके यहाँ पे, ये भी आपका टर्मिनेट कर गया यहाँ पे जाके, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंडर में आते हैं। और क्या ये रिपीटिंग डेसिमल है? रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मैंने बताया था कि सेंस वहाँ पे आता है जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो यहाँ पे रिपीटिंग का छोड़ो, यहाँ पे तो टर्मिनेट कर ही गया, तो इससे हम लोग क्या ये निकला कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमारे ये हो जाएंगे, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। मैंने यहाँ क्या बताया था कि जो डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ से क्या निकला हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हमारा रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो बाकी सबको देखने से पहले एक बार यहाँ पे कैटेगराइज कर देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। कि एक था टर्मिनेटिंग को मैं टी लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक। इतना डेसिमल हम लोग पढ़े थे। टर्मिनेटिंग का क्या होता था कि जाके कहीं ना कहीं एंड हो जाता था, जैसे 0.258 कहीं एंड हो गया यहाँ पे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो एंड नहीं हो रहा है, जैसे 0.22222 ऐसे बढ़ते जा रहा है, या फिर 0.285246 कुछ भी ये बढ़ते जा रहा है, ये कभी एंड नहीं हो रहा है। उसके बाद रिपीटिंग का क्या मतलब है, ये कोई एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें देखो 0.22222, तो यहाँ पे 2 क्या है, हमेशा रिपीट हो रहा है, 0.234 234 234। अच्छे, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, देख रहे हो, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये हमेशा अनंत तक जाएगा, और ये भी आपका अनंत तक जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे खास पैटर्न क्या है कि 234 234 234 ये आपका रिपीट हो रहा है, देख रहे हो, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग का क्या है कि कोई भी पैटर्न आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे, जैसे 2 3 4 8 9 7 2 कुछ भी ऐसा लिखो कि वो कोई पैटर्न रिपीट ना हो और वो अनंत तक जाए। कभी कितना नंबर लिख दो उसमें वो ख़त्म ही ना हो, कभी भी आपका कॉपी भर जाए, 2 कॉपी 3 कॉपी भर जाए बट वह ख़त्म ना हो, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग हो गया। तो अभी तक हम लोग ये जो लास्ट स्लाइड में देखे थे, मतलब लास्ट पेज में देखे थे कि ये 0.258 मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, ठीक। तो ये आपका रैशनल नंबर कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्या रिपीटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्या नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा? तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि पहले तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कौन कौन रैशनल नंबर कैटेगरी में आएगा और बाद में बता दूँगा कि कैसे आएगा, ठीक है। मेनली यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ना उसको हम लोग रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख पाते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख पाते हैं। तो ये हो गया आपका रिपीटिंग डेसिमल का। जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, और नॉन रिपीटिंग के साथ साथ वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, देख रहे हो, क्योंकि वो एंड हो नहीं रहा है। तो नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो आपके रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक। ये क्या होता है वो बाद में बता दूंगा, बट नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में वो नॉन टर्मिनेटिंग में देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, कि यहाँ पे देखते हैं, इसको 4 टाइम्स जूम करो, देखो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा था, एक क्या है 0.22222 ऐसे जा रहा है, या फिर 0.232323 ऐसे जा रहा है। उसके बाद इसका दूसरा केस क्या बन सकता है कि 0.234876 कुछ भी जो कि रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या मतलब है, ख़त्म ना होना चाहिए, रिपीट नॉन रिपीट का कोई तो बात है नहीं। तो देखो ये
ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। बट इसमें दोनों में खास अंतर क्या है कि ये आपका यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद जो 2 वाला पार्ट है वो आपका रिपीट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 वाला पार्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले में जिसका भी रिपीटेशन हो जाए वो तो यही हो गया ना, क्योंकि रिपीटिंग वाला में तो यही था, नॉन टर्मिनेट ही था। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जिसका रिपीटेशन हो जाए वो आपका राशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला में जिसका रिपीटेशन ना हो वो रैशनल नंबर कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब यही हो गया आपका नॉन रिपीटिंग। तो मेनली देखो कि आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो टर्मिनेट हो जाए या फिर जो रिपीट कर जाए, ठीक है, वो आपका रिपीट कब करता है। जैसे रिपीट का सेंस हम लोग कब देते हैं, जब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 0.23232323 ये यहीं पे जाके ख़त्म हो गया, तो बताओ ये तो टर्मिनेट हो गया ना यहाँ पे जाके। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे, मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23232323 डिवाइडेड बाई पॉइंट हटाया तो 1 आएगा, और जितना यहाँ पे डिजिट है उतना 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ जाएगा। तो इसको तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो चीज़ हम लोग अभी तक देख रहे थे वो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग वाला जो पार्ट है। ये देखो एक्चुअली में ये 232323 रिपीट कर रहा है, बट देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, तो हम लोग इसको रिपीटिंग बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बट यहाँ पे ये सिंपल वाला केस है तो इसको उतना हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो टर्मिनेटिंग में आपका जो भी नंबर होगा ना जो टर्मिनेट कर जाए उसको तो सिंपल हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। बट रिपीटिंग का केस हम लोग मेनली तब लेते हैं जब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब एंड नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे जो रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोल दो यार, जो है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग प्लस टर्मिनेटिंग, जो बोलना है बोल दो। बट मेन आप रिपीटिंग बोल दोगे ना तो कोई भी रिपीटिंग वाला डेसिमल जो है वो आपका रैशनल नंबर का इसमें आ जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकला नोट 4 में, क्या हो गया कि टर्मिनेटिंग और ये और का साइन है, ठीक, और रिपीटिंग में 2 रिपीटिंग आ रहे हैं, जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल बोथ आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, ठीक। तो ये रहा आपका वो डेसिमल जो या तो टर्मिनेट कर जाएं या फिर वो रिपीट कर जाएं, तो वो आपका रैशनल नंबर के अंडर में आ जाता है, ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। वहाँ पे पी क्या होता है, इंटीजर्स, और क्यू भी, पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। और जो डेसिमल वाला पार्ट था कि कौन से डेसिमल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, तो वो मैंने बता दिया कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल जो होंगे उसको हम लोग रैशनल नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता है। तो रिपीटिंग का हम लोग कैसे लिखते हैं वो देख लो, कि कैसे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं उसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिपीटिंग पार्ट वाले होते हैं उसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो कर लेंगे, और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स कर लेंगे 3-4, तो आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।